Okay, let's start our new chapter, risk management. इस चैप्टर का दो पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है वैल्यू एट रिस्क, जिसको हम बुलाते हैं वार। नो, नॉट वेरिएंस, बस शॉर्ट में VAR, वैल्यू एट रिस्क। इट्स नॉट वेरिएंस। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, आइए पहले वार पढ़ाते हैं आपको, VAR। वार क्या है? वैल्यू एट रिस्क, नाम से सोचो, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क मतलब वैल्यू एट रिस्क। कुछ इंटरप्रिटेशन निकालो, मतलब क्या हो रहा है? कितना वैल्यू रिस्क पे है? वैल्यू एट रिस्क माने कितना वैल्यू रिस्क पे है? क्या चीज का वैल्यू? कुछ भी हो सकता है जिसका आप रिस्क मेजर कर रहे हैं। से एक पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो पूरा 100 करोड़ रिस्क पे होता है क्या? तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे, पता चलेगा उसमें से 10 करोड़ रिस्क पे है, वैल्यू एट रिस्क, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब उसमें 10 करोड़ डूबने का चांस है। वैल्यू एट रिस्क माने कितना डूबने का चांस है, कितना लॉस होने का चांस है। ओके, तो व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क? इन शॉर्ट, it is a measurement of maximum possible loss say in an investment portfolio. It is a measurement of maximum possible loss, say in an investment portfolio. अब रुको, सीखो फिर से। हम लोग जब पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग सीखे थे कि अगर कहीं पे हमारा इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का, तो उसका रिस्क हम मेजर करते थे SD से। याद आ रहा है? और SD था मान लो 5, तो इससे समझ में आता था, SD अगर 5 था तो इससे समझ में आता था कि इस 100 करोड़ में 5 करोड़ का वैल्यू रिडक्शन हो सकता है। 5 करोड़ का रिस्क का मतलब 5 करोड़ का नुकसान हो सकता है। रिस्क यही मेजर करता था, डिविएशन आ सकता है 5 करोड़ का, वैल्यूएशन में 5 करोड़ का डिविएशन आ सकता है। तो पॉइंट ये रेज हो रहा है कि वैल्यू एट रिस्क और SD एक ही है क्या? Are the two concepts same? You can say to some extent they are same. VAR is more upgraded calculation. VAR कैसे आता है? VAR आता है is equal to we say SD, उसके साथ एक और चीज जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं Z।
एस डी इंटू जेड, जोड़ते माने मल्टीप्लाई करते हैं, वार इज इक्वल टू एस डी इंटू जेड, खाली एस डी नहीं है, वार इज नॉट जस्ट एस डी, इट इज एस डी इंटू जेड। नाउ व्हाट इज दिस जेड? अब जेड जो आ रहा है वो एक्चुअली आपका एक वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आप लोग कभी ना कभी मेरे साथ पढ़े ही हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारा जगह काम पड़ा है पढ़ने का। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल एक्सिस को 0 से इंडिकेट करते हैं। ये जो प्लेन होता है इसको जेड प्लेन बोलते हैं, जेड। इसके अंदर में जो एरिया आता है वो एरिया प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। अब z का अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी होता है, ओके। जैसे z का वैल्यू जब 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो ये 0.5 है और ये मैं आपको बता देता हूं ये 0.35 होता है। मतलब z का वैल्यू 1 होगा ना तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है एग्जिस्ट करने का 85%। z का वैल्यू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा 85%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब अपने बोल रहे हैं ना कि वैल्यू एट रिस्क, अगर हम ऐसा सोचे वैल्यू एट रिस्क is 5 is equal to SD, that means in that case Z has to be equal to 1. If we presume that our value at risk is only SD amount, then Z needs to be 1. And if Z is 1, this means that the probability of this risk of loss of 5 rupees is 85%। ये अभी तक रिवील नहीं किया था। मतलब अपने अगर एक पोर्टफोलियो बना रखे हैं उसका एसडी अपने जानते हैं तो एसडी इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट देयर इज 85% चांस दैट देयर विल बी लॉस ऑफ 5। सो व्हाट अबाउट दैट 15%? 15% इज सेइंग दैट you can have loss more than 5। एसडी का मतलब क्या हो रहा है कि आपको इस 100 करोड़ का पोर्टफोलियो में 5 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और जब आप ऐसा सोचते हो तो वार का कॉन्सेप्ट हम लोग को एक और चीज पे सोचने में मजबूर कर रहा है। बोल रहा है उसका एग्जिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एग्जिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मेरे को जेड देखना पड़ा उसका, कि अगर वार ही हमारा 5 मान लिया जाए तो z हमारा 1 है। अगर वार 5 होगा तो z को 1 होना पड़ेगा क्योंकि एसडी हमारा 5 है, और z 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी उसकी 85% है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं इफ आई हैव टू बी 85% श्योर, इफ आई हैव टू ओनली मेजर माई रिस्क to the extent of 85%, then my loss is 5. If say my query is I will measure risk at 90% or at say 95% or at 99%, there's nothing called 100% in statistics, or at 99%, then my loss will be more than my SD. SD is only covering the risk up to 85%। तो 15% माने अभी भी हम मेजरमेंट नहीं लिए हैं, 15% का अभी भी रिस्क कवर नहीं हुआ है। उस 15% को भी आप श्योर शॉट में लेना चाहते हो तो जैसे जैसे आप यहाँ 0.85 को बढ़ाओगे तो z का वैल्यू बढ़ाना होगा, तो जाके ये आपका और बढ़ेगा। लॉजिकल है। और अगर z का वैल्यू बढ़ेगा तो यहां पे 1 से ज्यादा आने लगेगा, दैट मीन्स ये अमाउंट ऑफ लॉस और बढ़ने लगेगा। मतलब
If I have to be sure at say 99%, the loss will be more than 5. VAR is measuring your loss at certain level of probability. उस probability level को हम लोग confidence level भी बोलते हैं, level of confidence. जैसे if someone is asking you measure the value at risk at 85% confidence level. 85% confidence level means 85% का probability लेके बताओ, श्योर होके बताओ, 85% श्योर होके बताओ कि तुम्हारा लॉस कितना है. तो आंसर इज वार इज इक्वल टू एस डी. बट इफ समवन इज आस्किंग यू टेल मी द आंसर ऑफ वैल्यू एट रिस्क एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल. 95% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब 95% रिस्क को कवर अप कर लो. कवर योर रिस्क अप टू 95% लेवल. तो इन दैट केस द न्यू जेड वैल्यू हैज टू बी ऑब्टेन्ड. जैसे 95% पे z का वैल्यू होता है 1.65. तो उस समय ये तो 85% पे हुआ, 95% पे जाऊंगा तो एस डी इंटू करना होगा 1.65. फिर समवन इज आस्किंग यू नहीं 99% पे बताओ. तो 99% पे जब मैं जाऊंगा तो z का वैल्यू होता है 2.33. ये 2.33 z का वैल्यू है, इंटू 2.33 करना पड़ेगा. मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस 99% रिस्क को अगर मैं कवर अप करके चलूं तो 5 इंटू 2.33 हो सकता है इस पोर्टफोलियो में. ओके, मतलब पहले क्या था, हम लोग स्टैट्स का ये पढ़ाई जब यूज नहीं कर रहे थे तो हम ये सोचते थे कि पोर्टफोलियो में जो लॉस है वो एसडी ही है. वार का कॉन्सेप्ट आके क्या सिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि जो आपका पोर्टफोलियो में एसडी वाला लॉस है दैट इज ओनली एट 85% प्रोबेबिलिटी लेवल. That is not covering the entire risk. If you have to be confident up to 99%, the risk level will increase. VAR is, you can say, through VAR, you can measure the maximum possible loss. But through SD, we cannot measure the maximum. SD has limitation. वो 85% पे रोक देता है आपको. VAR आपको 99 तक ले जाता है. ठीक है, तो वार इज बियॉन्ड एस डी, यू कैन से. ओके, उसके लिए जेड का ये 3 वैल्यू आपको याद भी रखना पड़ता है. एग्जाम में जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो आपको वैल्यू दे देगा, नहीं तो आपको 3 वैल्यू याद रखना पड़ता है और आपका कैलकुलेशन होते रहता है सिंपली वार इज इक्वल टू एस डी इंटू जेड. ओके, चलो अब लिखते हैं. वार इज इक्वल टू SD into Z. VAR is equal to SD into Z. SD is equal to root over variance is equal to root over x minus x bar का whole square into probability. Z is equal to standard normal variable okay, which indicates how many standard deviation is away from mean. How many standard deviation is away from mean. ये जैसे ग्राफ बनाया ना, इसमें
ये जीरो इज बेसिकली इंडिकेटिंग द मीन। यहां पर जो ओरिजिनल वेरिएबल होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन भी अगर हम करें से x, तो x बार जहां पे होता है वहां पे z का वैल्यू 0 होता है। तो आपको ये जानना है कि आप अपना मीन से कितना डिविएट कर रहे हो, तो z को देखो। ओके, तो z इंडिकेट्स योर डिविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, z इंडिकेट्स द डिविएशन फ्रॉम द मीन। नेक्स्ट, एन अंडरस्टैंडिंग, ऐसा हेडिंग देके लिखिए, एन अंडरस्टैंडिंग of relationship between var and sd. When we say sd of a portfolio is rupees 5 crore, comma, we understand that possible loss in the portfolio is rupees 5 crore. When we say SD of a portfolio is rupees 5 crore, we understand that possible loss in the portfolio is rupees 5 crore. Next line, under VAR concept, maximum loss is equal to SD into Z. So, for maximum loss is equal to 5 crore only, so for maximum loss is equal to rupees 5 crore only, for maximum loss is equal to rupees 5 crore only, the value of Z has to be 1. फिर लिखिए Z equal to 1 indicates that the probability of existence of such situation is 85%. इसके लिए आप ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, Z प्लेन है, Z इक्वल टू 0 और 1, ये 0.5 है तो ये 0.35 है। ये 0.35 हमें कहां से मिलता है? फ्रॉम Z टेबल। Z का टेबल स्टैटिस्टिशियन लोगों ने बना दिया है,
पहले मैट में भी रखते थे, इस बार मैट में हटा दिया। मैं भी रखता था, अब हटा दिया क्योंकि काम नहीं लगता है कभी। एग्जाम में हमेशा वैल्यूज दिया वही होता है। ठीक है। दैट इज, इफ वी मेजर द रिस्क थ्रू SD only, we will be only 85% sure or level of confidence of measurement of loss is equal to 85%. If we measure the risk through SD only, we will be only 85% sure or level of confidence of measurement of loss is equal to 85%. समझ में आया? यही पूरा कहानी का निचोड़ है। टू हैव अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस greater than 85% in measurement of risk, the value of Z will increase and hence we need VAR, value at risk, is equal to SD into Z. And hence we need VAR is equal to SD into Z. ये पूरा अंडरलाइंग आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि VAR क्यों आया, क्योंकि SD से मन नहीं भर रहा था, 85% ही श्योर हो रहे थे। जैसे SD मेजर करके आया, हमारा असिस्टेंट बोला सर आपका पोर्टफोलियो में 5 करोड़ का लॉस है, तो मुझसे पूछेंगे तुम श्योर है? बोला सर 85% ही श्योर है। मतलब और ज्यादा हो सकता है? हाँ सर और भी ज्यादा हो सकता है। कितना ज्यादा हो सकता है? रुकिए फिर जाते हैं, आप बाहर निकाल के लाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये सब है ना, एक एक पॉइंट बना दीजिए आप। जैसे ये पॉइंट 1 लिखा, ये पॉइंट 2 लिखा, अभी ये पॉइंट 3 कर दीजिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वार एंड SD। Point 4, time horizon देखिए, VAR can be calculated on daily, weekly, monthly और एनुअल बेसिस। तो डेली कैलकुलेशन भी होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, या एनुअल भी होता है। VAR can be calculated on daily, weekly, monthly or annual basis. So for this what we need is, for this we need SD on daily, weekly, monthly और annual। Z चेंज नहीं होता, SD को चेंज करना पड़ेगा। Z एक ही फिक्स वैल्यू है, Z डेली वीकली नहीं होता।
आपका एसडी को चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें एक झमेला है, झमेला ऑलरेडी आपको डेरिवेटिव्स में सिखाया था, ओके, ऑप्शंस चैप्टर में, शायद रिकॉल हो जाएगा। SD is not proportional to time, but variance is, कुछ याद है ऐसा? वेरिएंस, वार नहीं लिखना, वेरिएंस इज। जैसे कि अगर मैंने आपको दिया SD ऑफ अ डे in a portfolio is ₹5 लाख, मतलब वो पोर्टफोलियो एक दिन में 5 लाख रुपया का नुकसान करा सकता है। तो व्हाट विल बी द SD ऑफ 10 days? SD ऑफ 10 days क्या होगा, याद है क्या? सिग्मा रूट टी, वेरी गुड। इंटू टी थोड़ी कर सकते हैं, मतलब 5 लाख इंटू 10 थोड़ी कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन क्या सिखाया था मैंने कि एसडी तो प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं है, वेरिएंस है। तो पहला वर्किंग हो सकता है कि पहले वेरिएंस निकालो आप, विच इज इक्वल टू एसडी स्क्वायर, विच विल बी 5 स्क्वायर 25। तो वेरिएंस ऑफ 1 डे आया, फिर वेरिएंस ऑफ 10 days निकालो, that will be 25 into 10, 250। देन आप SD of 10 days निकालो, that will be रूट अंडर 250। कितना आ रहा है ये? हाँ, 15.81। या ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, और ऑल्टरनेटिवली हो सकता है SD of 10 days इज इक्वल टू, आपने किया क्या, देखो SD का स्क्वायर किया, यहां पे क्या किया था, SD का स्क्वायर किया इंटू 10 किया, ठीक है, फिर उसका रूट किया, वेरिएंस एक दिन का निकाल के इंटू 10 days का किया, फिर रूट किया। तो हम लोग यही सिखा रहे थे, इंटू टी कर लो, यानी कि SD रूट टी, SD है 5 इंटू रूट 10, कितना आ रहा है, वही आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल है, एनुअलाइज्ड एसडी इज 25 लाख। ट्रेडिंग डेज इन अ ईयर 252 डेज, जैसे बाजार 252 डेज खुलता है साल में, और आपको फाइंड करना है एसडी पर डे। कैसे किया, वेरी गुड। जैसे एनुअलाइज से अब हमें अगर डेली पे आना है, जैसे डेली से 10 डेज का करना था तो इंटू रूट टी कर रहे थे,
अब एनुअलाइज से डेली पे आएंगे तो डिवाइड बाय रूट 2 करेंगे. सो इट विल बी 25 लाख डिवाइडेड बाय रूट 252. कितना आ रहा है? 1.57. ठीक है, समझ में आपको? डिवाइड बाय रूट टी होगा अभी. ओके, नेक्स्ट नंबर 5. Probability of loss. लिखिए var measures loss at a given level of probability. Or level of confidence. Or level of confidence. Assuming normal distribution. Sixth, Z score. Sixth is Z score. It varies with given level of confidence. We need to remember the following 3 scores. Confidence level और Z. सो कॉन्फिडेंस लेवल जब 85% होगा तो Z 1 होगा, 95 होने से 1.65, 99 होने से 2.33. होने से 2.33. Number 7. Absolute or relative form. Absolute or relative form. VAR can be measured in absolute terms. VAR can be measured in absolute terms. यानी कि in amount or in relative term or in relative terms यानी कि in percentage. और in relative terms यानी कि in percentage. VAR can be measured in absolute terms or in relative terms. ठीक है, जैसे it depends
कि एसडी अमाउंट में दिया है तो अमाउंट में आंसर आ जाएगा, एसडी परसेंट में दिया है तो परसेंट में आंसर आएगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन गिवन एसडी। ओके, एसडी जैसा दिया वैसा बाहर आएगा, एसडी परसेंट में दिया तो परसेंट में आंसर निकालेंगे। 8 नंबर, वार ऑफ अ पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप पढ़े हैं उसमें जो पोर्टफोलियो रिस्क निकालने का फॉर्मूला था, पोर्टफोलियो एसडी निकालने का फॉर्मूला, वो सारा का सारा यहां पे यूज हो जाएगा। वी यूज फॉर्मूलाज ऑफ एसडी ऑफ पोर्टफोलियोज फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। जैसे एक तो होता है कि आपको जब भी हम वार निकालने बोले आप पहले एसडी निकाल लो, जैसे नॉर्मल एसडी निकालते लास्ट में इनटू जेड कर दो, या फिर आप वार का ही फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑप्शन 1 आप क्या कर सकते हो, एसडी ऑफ पोर्टफोलियो निकालो, जिसका फॉर्मूला आपको याद है, टू सिक्योरिटी होगा तो एमपीटी रूट ओवर, कुछ याद आ रहा है क्या, डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई, 2 डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई इंटू आर एक्स वाई। याद आया? अच्छा, डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स में सिग्मा जो होता था वो परसेंट में होता था, याद है आपको? हम लोग उस समय सम करते थे तो परसेंट में होता था, और डब्ल्यू एक्स जो है वो भी परसेंट में ही होता था, तो ओवरऑल आंसर परसेंट में आता था। बट इन दोनों को अगर अमाउंट में लेना चाहे ना तो वो भी पॉसिबल है। यू कैन टेक दिस इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट, एसडी कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट। जैसे अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोर्टफोलियो अगर आपको मालूम है तो डब्ल्यू एक्स से आपको पता चल जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्स, और अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्स इंटू एसडी करोगे तो ये अमाउंट ऑफ लॉस निकल आएगा। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं काम पड़ता था, बट अभी बता रहे हैं। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो में एक्स और वाई दो है और दोनों का अमाउंट मालूम है, तो एक्स का अमाउंट इंटू उसका एक्स का एसडी इन परसेंटेज करोगे तो ये अमाउंट में आ सकता है ना। ये अगर रुपीज में है और ये अगर परसेंट में है तो आंसर रुपीज में आ जाएगा, तो वही बोलना चाह रहे हैं। और यू कैन राइट एसडी अमाउंट, एसडी इन अमाउंट कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके ऑफ एक्स, वैसे ही एसडी अमाउंट ऑफ वाई प्लस 2 इंटू एसडी ऑफ एक्स इंटू एसडी ऑफ वाई इंटू आर ऑफ एक्स वाई। तो जो फाइनल आंसर है वो भी अमाउंट में आएगा। यहां पे आंसर परसेंट में आ रहा है, यहां पे आंसर अमाउंट में आ रहा है। मैंने बोला ना डिपेंड ऑन एसडी, वार कैसे निकलेगा, डिपेंड्स ऑन एसडी। एसडी कैसे दिया हुआ है, एसडी अमाउंट में दिया हुआ है तो वार भी अमाउंट में आएगा, एसडी परसेंट में दिया हुआ है तो वार भी परसेंट में आएगा। और फिर वार निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एसडी इंटू जेड कर दूंगा, जैसा एसडी है उसके ऊपर वार आएगा। सो दिस इज ऑप्शन 1 कि आप एसडी निकाल लो जैसे निकालते हो और फिर वार निकाल लो। ऑप्शन 2 क्या सिखाना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट वार निकाल सकते हो आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वार ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, वार ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वार ऑफ
एक्स इंटू वार ऑफ वाई इंटू आर एक्स वाई। वार एक्स वार वाई 2 इंटू वार एक्स वार वाई इंटू आर एक्स वाई। अब वार एक्स कैसे आएगा? एस डी ऑफ एक्स इंटू उसका जेड। वार वाई कैसे आएगा? पहले एस डी ऑफ वाई इंटू जेड, मतलब अलग अलग पहले दोनों का वार निकाल के फिर वार से आप पोर्टफोलियो निकाल लीजिए। वार ऑफ पोर्टफोलियो निकल सकता है, या फिर एस डी ऑफ पोर्टफोलियो ही निकालिए फिर एक साथ ही वार करिए। आपको याद आता है आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1 बैठा के अलग अलग रिलेशनशिप था पोर्टफोलियो में। आर का वैल्यू -1, आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1, तो वो यहां पे भी लागू हो ही सकता है ना। तो उसका शॉर्टकट्स भी अगर आपको याद रह जाता है तो वो भी आप यहां लगा सकते हैं। वी कैन यूज ऑल रिलेशनशिप्स learned in portfolio chapter to find SD when R is equal to 0, 1, -1. We can use all relationships learned in portfolio chapter to find SD when R is equal to 0, 1 and -1. To find var also. To find var. ठीक है। नोट्स एक बार खत्म हुआ है, इसके ऊपर सम करना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर करते हैं।